हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अपक्षय की। अपक्षय, अपक्षय का अर्थ और अपक्षय के प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपक्षय क्या है, अर्थात अपक्षय का अर्थ क्या है। तो जब चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटन व वियोजन उनका होता है तो उसे अपक्षय के नाम से जानते हैं। अर्थात चट्टानें अपने ही स्थान पर रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनका टूटना जो है अपक्षय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अपक्षय में चट्टानें बिना किसी बाह्य कारक के स्वतः ही कमजोर होकर टूटकर बिखर जाती हैं। अर्थात अपक्षय में चट्टानें विभिन्न जो दशाएं हैं, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा धीरे धीरे कमजोर होती रहती हैं और अपने स्थान पर टूट करके बिखर जाती हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि अपक्षय की प्रक्रिया में चट्टानों में कोई गतिशीलता नहीं होती है। वो चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटकर मलबे के रूप में बिखर जाती हैं, लेकिन उस मलबे का कहीं गमन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये अपक्षय है। अब हम यहाँ बात करेंगे अपक्षय के विभिन्न प्रकारों की। तो देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं, अपक्षय को कम या ज़्यादा करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहला यहाँ कारक लिखा हुआ है सेल संरचना एवं संगठन। अर्थात चट्टानों की संरचना कैसी है और चट्टानों का संगठन कैसा है, ये अपक्षय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। चट्टान कमज़ोर है या फिर कठोर है, उसके कणों का संयोजन किस प्रकार का है, उसका संगठन किस प्रकार का है और उसमें कौन कौन से खनिजों से उसकी संरचना बनी हुई है। तो इस पर निर्भर करेगा कि उस चट्टान का अपक्षय कितनी तीव्रता से होगा या कितनी धीमी गति से होगा। और विभिन्न चट्टानें रंध्रपूर्ण या घुलनशील खनिजों वाली जो चट्टानें हैं, उन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा होता है। वहीं यदि हम बात करें कि जो ऊर्ध्वाधर परतों वाली जो चट्टानें हैं, उन पर यांत्रिक या भौतिक अपक्षय जो है अधिक प्रभावी रहता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का, उनमें परतों की स्थिति कैसी है, चट्टानों की संरचना किन किन प्रकार के खनिजों से हुई है और उसका जो संगठन है, उसमें कणों का जो संयोजन है वो किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें अपक्षय को प्रभावित करती हैं। इन सारी चीज़ों से अपक्षय प्रभावित होता है। दूसरा अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक है भूमि का ढाल। और भूमि का ढाल, जहाँ पर धरातल का ढाल तीव्र होता है, तो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में अपक्षय तुलनात्मक रूप से अधिक तीव्र होता है, क्योंकि तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में चट्टानों का जो थोड़ा बहुत मलबा अपक्षयित होकर के बिखरता है वो तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है और अपक्षय के लिए पुनः एक स्थान क्रिएट हो जाता है, एक रिक्त स्थान वहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से मंद ढाल की तुलना में तीव्र ढाल वाले धरातलों पर अपक्षय अधिक तीव्रता से होता है। तीसरा अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु में भिन्नता। और जलवायु में भिन्नता की हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों में होने वाला जो अपक्षय और अपक्षय का जो तरीका है वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे यदि हम बात करें उष्ण और आर्द्र प्रदेशों की, तो उष्णाद्र प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय काफ़ी अधिक तीव्रता से होता है, क्योंकि वहाँ पर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं यदि हम शुष्क प्रदेशों की बात करें तो उष्ण एवं शुष्क प्रदेशों में, अर्थात जहाँ तापमान तो ज़्यादा है लेकिन शुष्कता है, तो ऐसे क्षेत्रों में भौतिक या यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा तीव्रता से होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों में अपक्षय की जो तीव्रता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें हिमाच्छादित धरातल की, तो हिमाच्छादित धरातल पर भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के अपक्षय तुलनात्मक रूप से काफ़ी धीमे देखने को मिलते हैं, काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और अगला अपक्षय को प्रभावित करने वाला कारक है वनस्पति का प्रभाव। और वनस्पति चट्टानों में दोनों तरह का कार्य करती है। एक तरफ वनस्पति चट्टानों को अपनी जड़ों के साथ संयोजित रखने का कार्य करती है,
ऊपरी चट्टान की जो परत है उसको मजबूती से बांधे रखने का प्रयास करती है और अपक्षय को रोकती है। वहीं यदि हम आगे भी हम पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो वनस्पति की जो जड़ें हैं वो चट्टानों को तोड़ने का भी कार्य करती हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हम देखें तो वनस्पति का जो आवरण है वो चट्टानों के अपक्षय को रोकने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और चट्टानों को संयोजित करने का कार्य करता है। और यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में सघन वनस्पति का आवरण पाया जाता है वहाँ वनस्पति विहीन प्रदेशों की तुलना में अपक्षय काफ़ी कम देखने को मिलता है। अर्थात नग्न चट्टानों पर अपक्षय तीव्रता से होता है, वहीं वनस्पति युक्त चट्टानों पर अपक्षय धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार से ये अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे। अब हम बात करेंगे अपक्षय के प्रकारों की। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपक्षय के प्रकार। और अपक्षय के प्रकार अर्थात अपक्षय को प्रमुख रूप से हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे भौतिक अपक्षय की। और भौतिक या इसे यांत्रिक अपक्षय के नाम से भी जाना जाता है। और भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में जो जलवायु संबंधी कारक हैं, जिसमें मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता या वर्षा प्रमुख कारक हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। और इन भौतिक कारकों के द्वारा ही चट्टानों का टूटना भौतिक अपक्षय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो भौतिक अपक्षय कई रूपों में होता है, कई तरीके से होता है, उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले भौतिक अपक्षय का जो तरीका है वो है पिंड विखंडन या पिंड विच्छेदन, अर्थात चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना। तो जो चट्टान है क्रमशः तापमान पाकर के चट्टान में प्रसार होता है और रात्रि काल में जब तापमान डाउन होता है तो चट्टान पुनः सिकुड़ती है। और इस प्रकार से लगातार रूप से दिन में तापमान प्राप्त करके चट्टानों के प्रसार और रात्रि में तापमान विमोचन की वजह से चट्टानों के संकुचन के कारण क्रमशः चट्टानें ढीली होती चली जाती हैं और कुछ समय पश्चात चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वो कई हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं। और इस प्रकार का जो विखंडन है वो पिंड विखंडन या पिंड विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरीका है भौतिक अपक्षय का, वो है अपसल्कन। और अपसल्कन, जिसको हम प्याज अपक्षय के नाम से भी जानते हैं, ओनियन वेदरिंग के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे सामान्यतः प्याज के जो छिलके होते हैं एक के ऊपर एक, तो क्रमशः हम उनको हटाते चले जाएं, उसी तरीके से चट्टानों में भी भौतिक कारकों की वजह से, अत्यधिक तापमान की वजह से ऊपरी परतों का प्रसार होता है और ऊपरी परतें क्रमशः निचली परतों से अलग होती चली जाती हैं और एक एक करके परत दर परत इन चट्टानों का अपक्षय होता चला जाता है। एक एक करके परतें उगड़ती चली जाती हैं और इस तरीके से होने वाला जो अपक्षय है वो अपसल्कन के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो भौतिक अपक्षय का तरीका है वो है तुषार अपक्षय। और तुषार मतलब पाला, अर्थात तुषार के द्वारा या पाले के द्वारा होने वाला जो अपक्षय है। और ये तुषार अपक्षय ज़्यादातर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में या ऊंचे पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलता है, जहां दिन के समय टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक होता है लेकिन रात्रि काल में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। और ऐसी स्थिति में दिन के समय तापमान जब 0 डिग्री से ज़्यादा होता है तो जो चट्टानों की रंध्रों दरारों में स्थित जो जल है वो जलीय रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन जब रात्रि काल में तापमान डाउन होने की वजह से टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचा होता है तो वो दरारों में, छिद्रों में स्थित जो जल है वो जम जाता है, तुषार के रूप में वो जम जाता है। और चूंकि जल की तुलना में बर्फ़ का जो आयतन है वो ज़्यादा होता है तो इस प्रकार से उन दरारों में स्थित जल के जमने से वो दरारों पर दबाव पड़ता है, आयतन बढ़ने से उन दरारों में दबाव पड़ता है और दरारें क्रम से चौड़ी होती चली जाती हैं। और यही क्रम लगातार लंबे समय तक चलते रहने से वो दरारें निरंतर चौड़ी होती चली जाती हैं, वो रंध्र लगातार चौड़े होते चले जाते हैं। फलस्वरूप चट्टान आगे जा कर के कुछ समय पश्चात बड़े बड़े टुकड़ों में या विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है, वो चट्टानें टूट जाती हैं। और इस प्रकार से होने वाला जो अपक्षय है वो तुषार अपक्षय के नाम से जाना जाता है। और भौतिक अपक्षय का अगला तरीका है दाब मोचन या दाब मुक्ति। और दाब मुक्ति, चूँकि जो निचली चट्टानें हैं उन निचली चट्टानों पर ऊपरी चट्टानों का दाब पड़ता है और उस दबाव की वजह से निचली चट्टानें संरक्षित रहती हैं और काफ़ी सघन अवस्था में रहती हैं। लेकिन जब कभी ऊपरी चट्टानों का दाब हट जाता है या ऊपरी चट्टानों के कटने से वहाँ निचली चट्टानों पर पड़ने वाला जो दबाव है वो कम हो जाता है
तो इससे निचली चट्टानों में थोड़ा फैलाव होता है, उनका थोड़ा प्रसार होता है, और इस प्रकार से निचली चट्टानों के प्रसारित होने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो चटकने लगती हैं, उनके कई हिस्सों में वो विभाजित होने लगती हैं, और इस प्रकार से निचली चट्टानों पर ऊपरी चट्टानों के दाब मोचन की वजह से अपक्षय की प्रक्रिया होने लगती है और चट्टानें क्रम से बिखरने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो इस प्रकार का जो अपक्षय है वो दाब मोचन के नाम से या दाब मोचन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की, और रासायनिक अपक्षय जिसमें प्रमुख रूप से रासायनिक प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, और रासायनिक अपक्षय के कई तरीके हैं जिससे चट्टानें रासायनिक रूप से अपक्षयित होती हैं, टूट करके बिखरती हैं। तो इसमें सबसे पहले है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो जल में घुल करके चट्टानों के खनिजों में स्थित लौह जो खनिज है उसके साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, लौह ऑक्साइड में उसको बदल देती है, और इस प्रकार से चट्टानों का लोहे का ऑक्सीकरण होने पर चट्टानों का आयतन थोड़ा बढ़ जाता है और इससे वो सेलें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, उनका वियोजन होने लगता है, वो चट्टानें अपक्षयित होने लगती हैं। और इस प्रकार के ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक उन्हीं चट्टानों पर होता है जिनमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानों का टूटना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। दूसरा है कार्बोनेशन, और कार्बोनेशन में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। तो जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल के साथ मिलकर के कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, और कार्बनिक अम्ल जो है चूना युक्त चट्टानों को बहुत तेज़ी से घुलाने का कार्य करता है। तो जब कार्बोनेशन की प्रक्रिया में जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल जब चूना युक्त चट्टानों के क्षेत्र में पहुंचता है या फिर उन चट्टानों के ऊपर से गुजरता है जिनमें चूने की मात्रा है, तो उन में से चूने के तत्व को वो अपने साथ घुला लेता है। फलस्वरूप चट्टानें छिद्रमय हो जाती हैं, या फिर चूना के उसमें से हटने से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और क्रम से धीरे धीरे वो टूट करके बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार की जो अपक्षय है वो कार्बोनेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सिलिका पृथक्करण। और सिलिका पृथक्करण अर्थात जब जल चट्टानों के ऊपर से गुजरता है तो जल उन चट्टानों में स्थित सिलिका को अपने साथ घुला लेता है, क्योंकि सिलिका जल के साथ घुलनशील है, और इस प्रकार से सिलिका के चट्टानों से अलग होने को ही सिलिका पृथक्करण या डीसिलिकेशन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जब चट्टानों से सिलिका अलग हो जाती है तो चट्टानों में जगह जगह इस प्रकार से रंध्र बन जाते हैं और चट्टानें तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे वो क्रम से आगे टूट करके बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार का जो तरीका है या ये जो प्रक्रिया है ये सिलिका पृथक्करण के नाम से जानी जाती है। अगला रासायनिक अपक्षय का रूप है जल योजन। और जल योजन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल के चट्टानों के साथ मिलने से संबंधित है, अर्थात जब जल चट्टानों के ऊपर से गुजरता है या चट्टानों के संपर्क में आता है तो वो चट्टानें जल को अवशोषित कर लेती हैं, और बहुत से खनिज ऐसे होते हैं जो जल अवशोषित करके थोड़े फूल जाते हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब चट्टानें जल को अवशोषित करके उनका आकार में वृद्धि हो जाती है, उनका विस्तार हो जाता है, तो क्रम से उनके आकार बढ़ने से उनके कणों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, फलस्वरूप चट्टान कमज़ोर हो जाती है, उसका संगठन कमज़ोर हो जाता है, और इस प्रकार से चट्टानें कमज़ोर होकर के कालांतर में बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इसे हम जल योजन कहते हैं। और अगली प्रक्रिया है घोलीकरण की या घोलन की। और घोलीकरण में जब वर्षा का जल सेल पदार्थों से संपर्क में आता है तो बहुत से घुलनशील अवयवों को, बहुत से घुलनशील जो तत्व हैं वो जल के साथ घुल करके अलग हो जाते हैं, और इस प्रकार से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। तो जल की घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी चट्टानों से घुलनशील तत्वों को अलग करने की वजह से चट्टानें कमज़ोर होकर के बिखर जाती हैं और अपक्षय होता है। तो इस प्रकार का अपक्षय भी घोलीकरण के रूप में जाना जाता है, जो रासायनिक अपक्षय का ही एक प्रकार है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अपक्षय था। अब हम अगले तरीके की बात करते हैं अपक्षय की, और वो है जैविक अपक्षय, अर्थात जीव जंतु और वनस्पतियों के द्वारा होने वाला अपक्षय। और जैविक अपक्षय हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक और रासायनिक अपक्षय ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जैविक अपक्षय भी
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपक्षय में निभाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे जैविक अपक्षय। और जैविक अपक्षय में 3 तरीके से अपक्षय होता है, वनस्पति के द्वारा अपक्षय, जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय और मानव के द्वारा अपक्षय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति के द्वारा अपक्षय। हालांकि वनस्पति अपक्षय को रोकने का काम करती हैं और ऊपरी चट्टानों को मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी वनस्पति, जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, वो चट्टानों को तोड़ने का भी कार्य करते हैं। और बड़े आकार के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें जब क्रम से चट्टानों के अंदर प्रवेश करती हैं और कालांतर में वो जड़ें थोड़ी मोटी होती चली जाती हैं, तो चट्टानों के मध्य उन जड़ों के लगातार मोटे होते रहने से जो दरारें पड़ती हैं वो लगातार चौड़ती चली जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। इस प्रकार से वृक्षों की जड़ों के द्वारा होने वाला जो चट्टानों का विखंडन है वो वनस्पति द्वारा अपक्षय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है जीव जंतु द्वारा अपक्षय। और जीव जंतु के अपक्षय में हम जानते हैं कि बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो ज़मीन में बिल बना करके रहते हैं और चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे केंचुआ है, दीमक है, चूहे हैं। ये सब इस प्रकार के जीव जंतु हैं जो चट्टानों को तोड़ करके उसमें अपना बिल बना के रहते हैं और चट्टानों के अपक्षय का एक कारक बनते हैं। और तीसरा है मानव द्वारा अपक्षय। तो मानव भी अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए, जैसे कृषि कार्य है या उद्योग धंधे या अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, उसके लिए चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, चट्टानों का अपक्षय का कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये जैविक अपक्षय था। तो हमने आज अपने इस वीडियो में अपक्षय के प्रभावित करने वाले कारक और अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।